Student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will start new topic of chapter 5, laws of motion. The topic is friction. In this topic we will study about static, kinetic and rolling friction. Friction. So what is friction? Friction is a reactionary force which is developed when there is a relative motion between the two surfaces are in contact. So friction एक रिएक्शनरी फोर्स है जो तब डेवलप होता है जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक पर 4 यहाँ पर फोर्सेस शो हो रहे हैं। फर्स्ट फोर्स जो कि इसका वेट है, जिसको हम वेट कहते हैं, ये भी एक तरीके से क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ही वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एंड वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो ब्लॉक में ऊपर की तरफ कोई भी मूवमेंट हो रहा है और ना ही ब्लॉक में नीचे की तरफ कोई मूवमेंट हो रहा है। अगर ये एक दूसरे को बैलेंस ना करें, एक दूसरे को कैंसिल ना करें, तो जब रिएक्शन इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब इसमें रिएक्शन कम रहेगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। बट यहाँ पर ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये वाले फोर्सेस, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं। अब अगर हम इस पर एक स्मॉल अप्लाइड फोर्स लगा दें F, जो कि इस ब्लॉक को थोड़ा सा मूव करा दें। सपोज करिए कि हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये मूव कर जाता है। तो जब ये मूव कर जाएगा तो उस ब्लॉक के सरफेस और टेबल के सरफेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये फोर्स तभी क्रिएट होगा जब दोनों सरफेसेस के बीच में मोशन क्रिएट होगा, और दोनों सरफेसेस के बीच में मोशन तब क्रिएट होता है जब हम उस सरफेस पर, जिसको कि हम मूव कराना चाह रहे हैं, उस सरफेस पर हम एक फोर्स लगा दें, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दें या फिर एक अप्लाइड फोर्स लगा दें। ठीक है। सो इफ़ द अप्लाइड फोर्स F were the only external force on the body must have moved with acceleration A equals to F upon m. सो अगर इस बॉडी पर सिर्फ अप्लाइड फोर्स ही लगाया गया है, यानी कि वो कंडीशन जब इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगाया गया है, बाकी के सारे फोर्सेस को हमने नेगलेक्ट कर दिया है या ज़ीरो कर दिया है, तो उस कंडीशन में ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगी, वेयर ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। तो इस कंडीशन में जो इसमें एक जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जो कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है, तो उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। तो जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है तो उस वक्त उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही बॉडी मूव करती है या उसमें मोशन होता है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो कि उसके मोशन को अपोज करता है, उसको कहते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। और ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा टेंजेंशियली होता है इस सरफेस के जो कि कांटेक्ट में है, या फिर हम कहें कि ये सरफेस के जो कांटेक्ट में है, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके पैरेलल होगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप क्रिएट नहीं होता है, बट ये तभी प्ले होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी आएगा जबकि हम उस पर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। और अप्लाइड फोर्स हम जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता है, और एक वैल्यू तब आती है जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाता है। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट हाई हो जाती है, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाते हैं, और वो लिमिट जिसमें कि बॉडी
जो है रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करके रखती है, बट वो मोशन में आने ही वाली होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हाईएस्ट लिमिट है उसमें तो बॉडी क्या होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है, बट वो मोशन में आने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो हाईएस्ट लिमिट होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करने के बाद जैसे ही बॉडी बिगिंस टू मूव होता है, उसमें मोशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है या मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में मोशन जो है वो दो पॉसिबल कंडीशन से होगा, एक जो होगा रोलिंग मोशन हो सकता है और दूसरा स्लाइडिंग मोशन हो सकता है। तो जब बॉडी में रोलिंग मोशन होगा देन उस वक्त जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी में स्लाइडिंग मोशन होगा या बॉडी मूव करेगी तो उस वक्त जो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उस वक्त अप्लाइड फोर्स लगाने पर बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है, लेकिन अप्लाइड फोर्स लगाने पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको कि हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो है वो बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है। सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। Since the body is at rest up to the maximum limit, it is called the limiting value of static friction और limiting friction। जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर कि बॉडी अपने आप को रेस्ट पोजीशन में रखती है उस मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज़ करिए जैसे कि यहाँ पर कोई एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल पर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पर आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप ये यहाँ पर बॉडी जो है वो 2 न्यूटन का फोर्स लगाने पर मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स इसके दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो फ्रिक्शन लगभग 2 न्यूटन के बराबर ही है। अब आपने इस पर थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स और क्रिएट किया, अब आपने कर दिया 3 न्यूटन, देन ये फ्रिक्शन भी आपका 3 न्यूटन हो गया। नेक्स्ट आपने इस पर कर दिया 4 न्यूटन। अब यहाँ पर फ्रिक्शन 4 न्यूटन क्रिएट नहीं हो पाया, 4 न्यूटन डेवलप नहीं हो पाया, 3.9 रह गया। ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन यहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये मैक्सिमम कंडीशन जिसको क्रॉस करने के बाद अब जैसे ही 4 न्यूटन के बराबर आ जाएगा ये बॉडी बिगिंस टू मूव हो जाएगी, ये मूव करना लगभग स्टार्ट करेगी। तो ये जो 3.9 है ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है या मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो क्या होता है, इम्पेंडिंग मोशन यानी कि मोशन करने ही वाली जो बॉडी होती है, मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, उसको क्या करती है, अपोज करती है। द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक्स प्लेस बट डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब है कि वो मोशन जो बस जस्ट स्टार्ट होने ही वाला होता है लेकिन स्टार्ट होता नहीं है, बस उसको एक चीज़ रोकती है, एक पॉइंट वैल्यू उसको रोक देती है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इस पॉइंट वैल्यू से जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स F एक्सीड द लिमिट, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स जो हम उस पर लगा रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू इस लिमिट को क्रॉस करती है, जो बॉडी है वो मूव करना बिगेन कर देती है, स्टार्ट कर देती है। सो लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। इट वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि Fs जो मैक्सिमम है जिसको कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, और N आपका जो है वो इक्वल होता है mg के। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mg। तो यहाँ पर जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया μs, वेयर μs इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंडिंग ओनली द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट।
जहाँ पर म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कि सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का सरफेस है, स्मूथ है, रफ है, या जिस भी टाइप का सरफेस है उस सरफेस पर डिपेंड करती है म्यू एस की वैल्यू। नेक्स्ट है स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, जब तक आप फोर्स लगा रहे थे, आपकी जो बॉडी थी वो रेस्ट पोजीशन में थी, तो उस वक्त उस पर जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आपने अपना फोर्स को बढ़ाया, आपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाई, और आपकी जो वैल्यू है, आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच चुकी है, वो मैक्सिमम पोजीशन जिस पर बॉडी मूव नहीं कर रही है, बट जैसे ही 0.1 वैल्यू भी मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगी वैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसे ही अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा होता है, तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब बॉडी में जो मोशन है वो दो टाइप से पॉसिबल है, स्लाइडिंग मोशन एंड काइनेटिक मोशन। स्लाइडिंग मोशन में बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है किसी सरफेस पर, और उस मोशन में जो एरिया है बॉडी का, सपोज करिए ये एक सरफेस है और ये बॉडी स्लाइड कर रही है, तो इसका ये वाला पूरा एरिया इस पूरे सरफेस के, इस टेबल के पूरे सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। और काइनेटिक, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और दूसरा जो फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में कोई भी बॉडी जो है वो सिर्फ सरफेस पर रोल कर रही है, और उस कंडीशन में, रोलिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में, सरफेस, इन दोनों सरफेसेस का बहुत कम एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन देखने, जब एरिया बहुत कम कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। सो इफ द अप्लाइड फोर्स F exceed the limit, the body begins to slide on the surface. When the relative motion has started, the frictional force decreases from the limiting value of static friction. तो जैसे ही बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाता है, जो कि लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उससे। जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू थी या मैक्सिमम लिमिट वैल्यू थी, उससे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। अब अगर यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स को हटा दें, तो बॉडी कुछ डिस्टेंस तक स्लाइड करती है, उसके बाद स्लाइड करना बंद कर देती है। यानी कि उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन ने अपोज किया उस मोमेंट को। कौन सा मोमेंट? जिस मोमेंट से बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही थी। जैसे कि हमने बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी पर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, और 10 न्यूटन फोर्स लगाने पर ये बॉडी जो है वो 5 मीटर स्लाइड कर गई। अब हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद इसको हटा दिया, फोर्स को हमने हटा दिया, एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया था, जिससे कि बॉडी 5 मीटर तक स्लाइड कर गई। अब ये बॉडी 5 मीटर के बाद स्लाइड नहीं करेगी, क्योंकि इस पर हमने फोर्स नहीं लगाया। तो जब हमने फोर्स नहीं लगाया था, या हमने एक ही बार फोर्स लगाकर छोड़ दिया, तो ये जो बॉडी है जो कि 5 मीटर तक स्लाइड की, तो इसके मोशन को किसने अपोज किया? तो इसके मोशन को अपोज किया काइनेटिक फ्रिक्शन ने, जो कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्रिएट हुआ था। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसको अपोज करने के लिए या तो हम 10 न्यूटन का फोर्स लगातार लगाते रहें तो बॉडी लगातार स्लाइड करती रहेगी, अदरवाइज हम इसके जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको रिड्यूस करें तो फिर बॉडी 5 मीटर के आगे स्लाइड कर पाएगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में, जो सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे थे, उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसको डिनोट करते हैं FK से। सो लॉस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ लॉस दे रखे हैं। इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट है। इट इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। इट वेरीज विद द नॉर्मल रिएक्शन।
अगेन ये फिर से जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो भी आपका नॉर्मल या नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो म्यू के एक वैल्यू आएगी, वेयर म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये भी आपका सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड करता है। व्हेन रिलेटिव मोशन हैज़ बिगन द एसेलरेशन ऑफ द बॉडी इज एफ माइनस एफ के अपॉन एम, तो यहाँ पर जो एसेलरेशन होगा उसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी। फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है देन F इक्वल्स टू एफ के हो जाएगा, यानी कि अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। इफ़ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज़ रिमूव्ड, अगर हम अप्लाइड फोर्स को हटा दें तो बॉडी में नेगेटिव एसेलरेशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में रिटार्डेशन क्रिएट हो जाता है और बॉडी कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस को करने के बाद, ट्रेवल करने के बाद वो अपने आप रुक जाएगी। The laws of friction do not have the status of fundamental laws like those for gravitational, electric and magnetic force. Laws of friction में कोई भी fundamental laws नहीं होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल में, इलेक्ट्रिक में या फिर मैग्नेटिक फोर्स में होते हैं। दे आर एम्पेरिकल रिलेशन दैट आर ओनली अप्रोक्सीमेटली ट्रू बट येट यूजफुल इन मैकेनिकल एप्लीकेशंस, और ये मैकेनिकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे जैसे हमारा जो मोमेंट है उस मोमेंट में जो भी हमारे रिलेटिव मोशंस हैं, उस रिलेटिव मोशन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता रहता है। नेक्स्ट है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रोल करती है विदाउट स्लिप नहीं हो रही है, रोल कर रही है, तो उस वक्त उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये जो बॉल है, ये बॉल यहाँ से रोल करती हुई आपकी इस पॉइंट तक, यहाँ देखिए ये जो, तो ये दोनों आपके जो हैं बॉडीज़, ये आपकी रोल करती हुई यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, फिर से आपको दिखाते हैं। तो ये जो बॉडी है ये रोल कर रही है, तो ये रोल करती हुई बॉडी आपकी लास्ट पॉइंट तक पहुंची। इसी तरीके से यहाँ पर एक व्हील है और ये व्हील भी आपका रोल करता हुआ लास्ट पॉइंट तक पहुंचा। तो इस वक्त इन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट जो सरफेसेस होते हैं वो बहुत कम होता है। जो भी सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है वो बहुत कम या लगभग एक पॉइंट उस पर कांटेक्ट में रहता है, तो जिसकी वजह से वो आसानी से रोल कर सकती है। और इस एरिया के कम होने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। अब अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट ना हो तो इसका मतलब है हम अगर कोई अप्लाइड फोर्स लगाकर बॉडी को छोड़ दें तो वो फॉरएवर मूव करती रहेगी, बट ऐसा नहीं होता। हम एक अप्लाइड फोर्स लगाकर बॉडी को छोड़ देते हैं तो फॉरएवर मूव नहीं करती है, कुछ टाइम बाद बॉडी रुक जाती है।